हमारा अध्याय 8 आप देख रहे थे। आज से साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले आप रिपीट देख रहे थे और उस रिपीट में भी आप अध्याय 8 ही देख रहे थे। उसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। यहां आपने पिछली क्लास तक नामकरण के बारे में पढ़ लिया था, तो मैं थोड़ा सा उसका ही रिवीजन करा देता हूं। जो नामकरण है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न उससे बनता है। ठीक है, पिछली साल 2 प्रश्न आए थे, 2 यौगिक दिए थे जिनके नाम लिखने थे। तो इस प्रकार से कार्बन एवं उसके यौगिक, तो सबसे पहले हमें नाम जो देना है वो देना है कार्बनिक यौगिकों का। सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं जो आपने अब तक देखा है। ठीक है, पिछली क्लासों में उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने पढ़ा है उसमें कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, आवर्त सारणी का एक तत्व है। कार्बन के गुण पढ़े होंगे फिर कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। आवर्त सारणी में स्थिति के बाद उसकी संरचना पढ़ी है आपने, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो विन्यास है चतुष्फल की है। जो कार्बन है चतुष्फल की संरचना में रहेगा। संयोजकता पढ़ी होगी आपने, उसकी संयोजकता 4 आ रही थी। इसका मतलब कार्बन 4 बंध आसानी से बना सकता है या 4 बंध बनाता है। इस प्रकार से CH4 का इसकी चतुष्फल की संरचना इस प्रकार से, ये इसकी चतुष्फल की संरचना हमने देख ली। पिछली क्लासों में ये हो चुका है यहां तक। इसके बाद कार्बन के बारे में और जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक जो होलर ने सबसे प्रारंभ में क्या माना जाता था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके वो कार्बनिक पदार्थों से ही बन सकते हैं, लेकिन वोलर ने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया था। इन्होंने यूरिया का निर्माण किया, कार्बनिक अमोनियम, इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट दोनों लिए और उनसे यूरिया का निर्माण किया। तो ये थ्योरी यहां पर थी। चतुष्फल की संरचना, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से, उसका शेप क्या है, वो आपने पिछली क्लासों में देख लिया है। इसके बाद आया था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो देखो, कार्बनिक यौगिक परिभाषा होगी कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। CH4, C2H6, इस प्रकार जो यौगिक हैं, ये कौन से यौगिक हैं, कार्बन से ग्लूकोज, C6H12, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और ये कार्बनिक यौगिक जीवों के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में जो पाए जा रहे हैं वो कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित हैं। तो ये थे कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा जो आप पिछली क्लासों में देख चुके हो। अब आती है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, जो हमें अब शुरू करना है। एल्केन का नामकरण आप देख चुके हैं, एल्कीन का, लेकिन मैं एल्केन का भी यहां पर रिवाइज करूंगा क्योंकि ये नामकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें प्रश्न करना है। तो देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कुल 3 पद्धति हैं। पहली पद्धति आप देख चुके हैं, सबसे पहले रूढ़ पद्धति। सबसे पहली पद्धति आपने देखी है रूढ़ पद्धति। इसमें क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक का नाम उसके स्रोत और उसकी प्रॉपर्टीज, जो बाह्य प्रॉपर्टीज है, जैसे उसकी गंध है, ठीक है, या फिर उसका कोई और विशेष गुण, कलर, रंग है उसका, उसके आधार पर उनके नाम दिए जाते हैं। तो वो पद्धति है रूढ़ पद्धति। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण एक चल रहा है, बहुत दिनों से हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं, जैसे CH4, क्या बोलते हैं इसको, मार्स गैस, मीथेन। ठीक है, या फिर और हम देखें कि फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये स्रोत के नाम आधार पर नाम है इनके, फॉर्मिक अम्ल। देखो, मार्स गैस, मार्स का मतलब होता है दलदल, ये दलदल से मिलती है, दलदल को क्या बोला जाता है, मार्स, इसलिए इसका नाम मार्स दे दिया गया। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक, जो फॉर्मिका, लैटिन में जो लाल चींटी होती है उस लाल चींटी को बोलते हैं फॉर्मिका। और इस ये जो फॉर्मिक अम्ल है
कि लाल चींटी के आसवन से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो नाम दिए गए वो स्रोत के आधार पर नाम दिए गए, और ये जो पद्धति कहलाई वो पद्धति थी रूढ़ पद्धति, हमें इसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। दूसरी आई थी व्युत्पन्न पद्धति। देखो इस व्युत्पन्न पद्धति में क्या था कि एक पदार्थ, एक जो यौगिक है, उन यौगिकों के जो प्रारंभिक यौगिक है उस प्रारंभिक यौगिक को आधार मान लिया गया। जैसे हमने CH3OH ये एक आधार यौगिक बनाया गया और इस आधार यौगिक का नाम दिया गया कार्बिनॉल। अब इसके व्युत्पन्न बनाए गए फिर, और उन व्युत्पन्नों का नाम इस आधार यौगिक के आधार पर दिया गया, इसलिए इसको कहा जाता है व्युत्पन्न पद्धति। जैसे एक इसका व्युत्पन्न मैंने बनाया CH2CH3OH। अब यहां पर ये तो इसका बेस यौगिक रहा आधार वाला, और यहां इसको लगा करके हमने इसको व्युत्पन्न बनाया। एक्स्ट्रा ग्रुप क्या जोड़ा है CH3, इसको बोलते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा मिथाइल या मेथिल कार्बिनॉल, ये इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से जो नाम दिए गए, जैसे इसको क्या कहते हैं CH4 को मेथेन, अब इसके व्युत्पन्न बनाए गए CH3 तो ये तो मेथेन और ये मिथाइल, तो मिथाइल मेथेन या मेथिल मेथेन। तो इस प्रकार से नाम लिए गए, वो नाम वो पद्धति थी व्युत्पन्न पद्धति। इस व्युत्पन्न पद्धति को भी छोड़ दिया गया, या इसका भी हमें ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा यौगिकों के नाम देना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी पद्धति थी इंपॉर्टेंट पद्धति, जिससे हमारी परीक्षा में प्रश्न बनेगा, वो है IUPAC सिद्धांत। IUPAC देखो पूरा नाम इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये एक संगठन बनाया गया, और इस संगठन में क्या तय किया गया कि यदि कोई नया पदार्थ खोजा जाता है, या किसी पदार्थ का नाम नहीं है, या किसी पदार्थ का पूरे विश्व में एक जैसा नाम नहीं है, उन पदार्थों के नाम हम निर्धारित करेंगे, ये कमेटी निर्धारित करेगी, और वही नाम पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो इसके द्वारा जो पदार्थों के नामकरण है वो दिए जाते हैं, और वो पूरे विश्व में वो पदार्थ उसी नाम से जाना जाता है। क्योंकि यदि एक ही पदार्थ के, जैसे रूढ़ पद्धति थी ट्राइबल नेम, मान लो रूढ़ पद्धति में एक पदार्थ है, कोई भी यूरिया लिया मैंने, यूरिया के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, यूरिया के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। मान लो इसमें 3 स्रोत हैं, तो क्या यूरिया के हम 3 नाम रखेंगे? कहीं एक जगह ए से मिल रहा है तो उसका नाम ए रखा, फिर बी रखा, सी रखा, अलग अलग स्रोत हो गए, अलग अलग स्रोत बनाने पर नाम भी अलग अलग हो गया, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। पूरे विश्व में एक जैसा नाम नहीं रहा तो हमें पढ़ने में दिक्कत रहेगी। या फिर एक व्यक्ति तो यहाँ उसको यूरिया के नाम से जानता है और दूसरी जगह उसी पदार्थ को अन्य नाम से जाना जा रहा है, तो कंफ्यूजन होगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए नया सिद्धांत दिया गया, वो था IUPAC। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने तय किया गया कुछ रूल्स के द्वारा, उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उन नियमों के आधार पर कार्बनिक पदार्थों के नामकरण हम यहां देंगे। इन्होंने जो IUPAC है ये कार्बनिक पदार्थों के नाम भी देती है और अकार्बनिक पदार्थों के नाम भी देती है, लेकिन हमें कार्बनिक पदार्थों के नाम ही लिखने हैं, कार्बनिक यौगिकों के नाम ही लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से इसका एक तो पूरा नाम लिख लें, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इसको मैं इधर लिख देता हूं, रसायन संघ। ठीक है, अगर इसी को अंग्रेजी में लिखा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बनाया गया, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, उसमें बनाया गया है। और कुछ वैज्ञानिकों को नियुक्त कर दिया गया है कि यदि कोई पदार्थ बाहर से आता है जिसका नाम देना है तो वो वैज्ञानिक क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे और अपने नियमों के आधार पर, इनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि हमें जो नाम पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीन प्रकार के यौगिकों के नाम पढ़ने हैं, कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे पहले, और वर्गीकरण देखने के बाद हम उनके नाम लिखेंगे। तो इसको तो मैं हटा रहा हूं। अब हम देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और फिर उनका नामकरण। ये नामकरण में चल रहा है आगे। वर्गीकरण में छोटा सा करूंगा, बस ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। देखो, दो भागों में बांटा है हमने, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय के मैं आगे नहीं ले जा रहा क्योंकि ये आप देख चुके हो, अचक्रीय ही आगे ले जाऊंगा मैं। देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और दोनों कैसे हैं, अचक्रीय। संतृप्त कार्बनिक यौगिक में हमें पढ़ने हैं एल्केन, और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में हमें पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त में एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होंगे, वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, वो तो होंगे एल्केन। और वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा वो होंगी एल्कीन। इन कार्बनों की संयोजकताएं कंप्लीट मानी जाएंगी। और तीसरा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाएगा वो होंगी एल्काइन। तो इतना सा वर्गीकरण हमें ध्यान, ये आप इधर वाला पहले देख चुके हो, यहां भी डिटेल में आप देख चुके हो। अब बस इतना सा हमें देखना है जिससे हम इन तीनों यौगिकों का ओरिजिन समझ सकें कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। तो इसको बनाए, इसके बाद हम चलेंगे अब इनकी और बातों पर। अब देखिए, नामकरण में सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर एल्केन, फिर मैं लिखता हूं एल्कीन, और अब मैं लिख रहा हूं यहां एल्काइन। ठीक है, तीनों अचक्रीय कार्बनिक यौगिक हैं। अब इनके नामकरण सबसे पहले देखते हैं इनकी सामान्य सूत्र क्या होगा। जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने लिखे हैं, इनके हमें सामान्य सूत्र पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और यहां पर n क्या है, संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्राकृत संख्या है। एल्कीन CnH2n, ये होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। और तीसरा है एल्काइन, तो इसका होगा CnH2n-2। ये सबसे पहला काम इनको याद करना है आपको, सामान्य सूत्रों को। सामान्य सूत्र का मतलब है कि कोई सा भी एल्केन हो, एल्केन कोई सा भी हो, कितने भी कार्बन का हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो संख्या है वो इसी हिसाब से फिट की जाएगी। जैसे मुझे एक एल्केन बनानी है 5 कार्बन की, मतलब 5 कार्बन की बनानी है मुझे एल्केन, तो इसमें सूत्र से किस प्रकार कितने हाइड्रोजन होंगे,
ये पता करना है मुझे। तो n का मान कितना है यहां पर 5, जो n है उसका मान है 5, यहां n का मान मैं 5 रखूंगा तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2 तो C5H12 ये आ गया C5H12। इससे देखो इन सूत्रों से हम अब आप इतना ध्यान रखेंगे कि जितने कार्बन है उसका दुगना करो और उसमें प्लस 2 कर दो। अगर इस तरह की संख्या आ रही है तो वो क्या है एल्केन, ठीक है। दुगना करने के बाद प्लस 2 करने पर एल्केन, क्योंकि क्या होगा वहां पर हमने यौगिक आ गया कि C8H18, इस यौगिक का नाम लिखिए C8H18। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, और ये हमें पता कैसे चलेगा सामान्य सूत्र से। आप यहां सामान्य सूत्र लगा के देखिए 8 दूनी 16 और 2 18, तो C8H18, इसका मतलब ये एल्केन है। अनुलग्न किसका यूज किया जाएगा एल्केन का, और उसका नाम दे दिया जाएगा। एल्कीन में देखिए, एल्कीन में मैंने लिखा C6H12, ये देखो यहां n का मान कितना है 6, इसमें रख के देखा हमने n का मान 6 रखा तो C6 6 दूनी 12 H12 C6H12 एल्कीन हो गया। इस तरह से, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि यौगिक आपको एलोबरेट करके लिखा जाए, इस प्रकार से यौगिक आपको दिया जाए। अब डबल बॉन्ड, अब तो मान ले चलो हम दिख रहा है, लेकिन यहां हमें डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। जब डबल बॉन्ड अगर नहीं दिख रहा है तो ये तो पता करना पड़ेगा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। तो किससे पता करें हम सामान्य सूत्र से। देखो यहां सामान्य, इस सामान्य सूत्र में ये सेट नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एल्कीन है। इसी प्रकार से एल्काइन का, एल्काइन का देखो मैं उदाहरण देता हूं एक, मैंने लिखा C4H6, ये देखो अब ये क्या है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो पता किससे चलेगा सामान्य सूत्र लगाओ। अगर यहां इस पे अप्लाई करेंगे तो 4 कार्बन कितने हैं 4, n का मान 4 है, तो 4 दूनी 8 और 2 10 होने चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं है। यहां कितने होने चाहिए 4 दूनी के 8, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहां 6 ही है, ये भी नहीं है। यहां देखो n का मान 4 रखना है मुझे, तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2, C4H8 माइनस 2 C4H6 आ गया, क्या है एल्काइन। तरीका सिंपल है, आपको चीज समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी एल्केन का सूत्र सामान्य सूत्र है, कौन सी एल्कीन का और कौन सा एल्काइन का है। तो इस तरह से आप पहचान, ये सामान्य सूत्र कई बार क्या होता है जब सामान्य सूत्र क्लास में बताया जाता है तो पूछा जाता है सामान्य सूत्र हमारे काम क्या आएगा। तो सामान्य सूत्र एक तो उस संरचना को बनाने के काम आएगा कि जो संरचना जो आपके पास कार्बन का दिया गया है उसको किस प्रकार से बनाना है, कितने डबल बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड उसमें लगाने हैं, पहली जगह। दूसरी जगह परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इस सामान्य सूत्र का, इसका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, एल्कीन का लिखिए, एल्काइन का लिखिए। और तीसरा हमें पहचान करने में जब नाम लिखना है तो कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, उसमें हमारे काम आता है सामान्य सूत्र। अब सामान्य सूत्र के बाद चलेंगे हम पहचान की तरफ, लेकिन वो पहचान करेंगे हम अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं उनकी पहचान की तरफ। मैंने सामान्य सूत्र पहले इसलिए कराया कि आप इसको एक बार समझ जाएंगे, अप्लाई करना सीख जाएंगे, तो यहां भी आपको समस्या नहीं आएगी। देखो पहचान में, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, दो बंध एक साथ, दो लाइन एक साथ। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, मतलब तीन लाइनें एक साथ लिखी जाएंगी। इसका मतलब एकल बंध, इसको बोलेंगे हम कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य बंध भी हम दो बना रहे हैं साथ में, और लिख भी रहे हैं कि मध्य द्विबंध, डबल बॉन्ड। यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। मतलब एकल एक लाइन, दो द्वि में दो लाइन और त्रि में तीन लाइन। इस प्रकार से इनकी पहचान की जाएगी। और तीसरे हैं इनके अनुलग्न। जब इनका नाम लिखा जाएगा तो उस नाम में हम अनुलग्न यूज करेंगे। देखो समझ लो आप, अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या होता है। जब यहां पर हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो उसकी एक रूट चेन होगी, एक मुख्य श्रृंखला होगी। मान लो ये मुख्य श्रृंखला है, 4 कार्बन की है तो उसको ब्यूट बोलेंगे, या और 5 की है तो कुछ और बोलेंगे, और 2 की है तो कुछ और बोलेंगे। तो जो मुख्य श्रृंखला है, उस मुख्य श्रृंखला के पहले जो शब्द लगाया जाएगा उसको तो बोलेंगे हम पूर्वलग्न, और बाद में जो शब्द लगाया जाएगा उसको बोलेंगे हम अनुलग्न। तो ये जो बता रहा हूं ये अनुलग्न बता रहा हूं। लगेंगे कहां? मुख्य श्रृंखला के पीछे। मुख्य श्रृंखला मान लो 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। तो यहां अनुलग्न लगाया जाएगा। एल्केन में अलग अनुलग्न होगा, एल्कीन में अलग होगा, और एल्काइन में अलग होगा। तो देखो अनुलग्न क्या होंगे तीनों के। इनका तो होगा एल्केन का तो एन, ANE, एन। एल्कीन का होगा इन, ENE, और एल्काइन का होगा आइन, YNE। इस प्रकार से इनके अनुलग्न होंगे। तो ये पूरी टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। इस टेबल के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। वो भी कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। अब इनमें प्रतिस्थापी आएंगे तो प्रतिस्थापी वगैरह वो जो भी सारी चीजें आएंगी वो हम एक एक करके ले लेंगे, जिससे हमें फटाफट नाम लिखना आ जाए। क्योंकि हमें क्या है, परीक्षा में जो प्रश्न है वो सही करना है, और इस समझ को हमें हमेशा के लिए बनाए रखने का काम करना है। तो ये टेबल आप साथ साथ बनाए रहे होंगे। लास्ट वाली लाइन रह रही है तो ये आप बना लें अभी। एन, इन और आइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता करना है कि जो मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला में अगर कार्बनों की संख्या दी हुई है तो उस कार्बनों की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या होगा। मुख्य श्रृंखला में
मान लो कार्बन संख्या अलग अलग है तो उनके नाम मुख्य श्रृंखला की उसके नाम क्या होंगे, ठीक है। तो कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर श्रृंखला में 1 कार्बन है तो हम इसे कहेंगे मैथ। अगर कार्बन संख्या मुख्य श्रृंखला में 2 है तो उसे कहा जाएगा एथ। अगर कार्बन की संख्या मुख्य श्रृंखला में 3 है तो इसे कहा जाएगा प्रॉप। आप इस चीज को पहले देख चुके हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं इसको, क्योंकि आप पहले देख चुके हो इसको। अगर कार्बन संख्या 4 है तो कहा जाएगा ब्यूट। अगर 5 है तो कहा जाएगा पेंट। अगर 6 है तो कहा जाएगा हेक्स। और अगर 7 है तो कहा जाएगा हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक, 12 है तो दो डेक। इस प्रकार से इनकी संख्या को बता लिखा जाएगा। जैसे हमारा काम यहां तक हो जाएगा, लेकिन मैं और आगे लिख देता हूं, 10 तक लिख देता हूं। नॉन और डेक, डेका। इस प्रकार से कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला की कार्बन संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये हो गया। अब आता है कि प्रतिस्थापी और कुछ नियम है। इसके पहले एक एक करके नियम बताता जाता हूं मैं, वो आप नियम देख चुके हो पिछली क्लासों में। तो पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। हाइड्रोकार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। उदाहरण से लेंगे हम सीधा ही, तो पूरा लिखता हूं अभी, तो फिर सी लिखना शुरू करेंगे। CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये एक कार्बनिक यौगिक है। और इसमें हमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के IUPAC के एक एक नियम को अप्लाई करते हुए यही सीखना है। मैं नियम मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि आप उसको देख चुके हो पहले ही। सबसे पहला नियम होता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां पर देखो कितने कार्बन की हो सकती है। यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं मैं श्रृंखला को। ये मैंने श्रृंखला बनाना शुरू किया। एक तो ये बनाई जा सकती है श्रृंखला, ये बन गई, श्रृंखला बन गई। आप इसको बनाए, तो ये हमने यहां एक श्रृंखला बना ली। दूसरी श्रृंखला और बन सकती है। देखो कौन सी बनेगी, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इससे थोड़ा ठीक से दिखने लग जाए आपको। ये दूसरी श्रृंखला इसमें ये भी बन सकती है कि यहां से हम चलें और इधर आ जाएं। तो देखो दूसरी श्रृंखला मैंने ये बनाई इस तरह से, दूसरी श्रृंखला होगी। और तीसरी श्रृंखला इधर से चलें और नीचे की तरफ आ जाएं, तीसरी ये बन सकती है। तो तीसरी मैंने इधर से बनाई। मैं देखो तीनों को मैंने थोड़ा सा अलग रखा जिससे आपको अलग से समझ में आए कि हमने कौन सी श्रृंखला को किस प्रकार से बनाया। तीसरी इधर से ये बन गई। तो यह 3 प्रकार की श्रृंखला बन गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब नियम हमारा है
कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मतलब जिस श्रृंखला में, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बनों की संख्या आ रही होगी वो सही होगी। देखते हैं हम इसमें कितनी, पहली में देखते हैं 1 2, पहली में देखो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। दूसरी में देखते हैं, ये दूसरी है 1 2 3, इसका मतलब दूसरी तो पहले की तुलना में गलत हो गई, पहली ज्यादा सही है। अब तीसरी में चेक करेंगे साथ में, तीसरी में देखो 1 2 3 4, तीसरी में भी 4 हैं और पहली में भी 4 हैं। अब दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं और दोनों में कार्बन की संख्या समान आ रही है, तो फिर वहां एक नियम अलग आता है कि जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापी अधिक आ रहे हों वो श्रृंखला काउंट की जाएगी। मतलब अगर दो समान श्रृंखला हैं, कैसी हैं, समान, तो दोनों में से जो कौन सी ली जाएगी, जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, देखिए प्रतिस्थापी, इसको समझिए, आप वैसे देख चुके हो उसको पिछली क्लास में। प्रतिस्थापी क्या होता है कि वह ग्रुप या वह समूह जो मुख्य श्रृंखला से बाहर हो रहा हो, जो मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा हो, उसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापी। तो देखते हैं दोनों में कितने कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, यहां एक ऐसे लगा हुआ है, ये तो है श्रृंखला नंबर 1 के हिसाब से। अब श्रृंखला नंबर 2 के हिसाब से देखते हैं, 1 2 3 4। श्रृंखला नंबर 1 तो इस तरह से बनी हुई है और श्रृंखला नंबर 2 इस प्रकार से बनी हुई है। 3, 2 तो कैंसिल कर दी, 2 में कार्बन संख्या कम हो गई थी इसलिए हमने 2 को हटा दिया। देखो अब प्रतिस्थापी देखे जाएंगे तो मुख्य श्रृंखला के बाहर, मुख्य श्रृंखला ये रही, मुख्य श्रृंखला के बाहर क्या बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, इसको बोलेंगे हम प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी कितना है यहां पर, 1। अब इसको देखते हैं, मुख्य श्रृंखला ये रही और क्या बचा हुआ है, देखो ये CH3 बचा हुआ है, CH3, इसका मतलब इसमें भी प्रतिस्थापी कितने हैं, 1। दोनों में जब प्रतिस्थापी की संख्या बराबर हो तो दोनों में से हम कोई सी भी श्रृंखला ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है फिर, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई सी भी ले लें, तो मैं पहली ले लेता हूं और पहली लेकर के इसका नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए हमारे पास एक सूत्र भी बनाएंगे हम, जिससे हम फटाफट से नाम देना शुरू कर दें। ये मैंने पहली श्रृंखला रख ली, बाकी दोनों हटा दी, क्योंकि हमें पहली के हिसाब से हम नाम देना चाह रहे हैं, इसी के हिसाब से। तो देखो नाम देने के लिए क्या करना है, पहले हमें नाम देना है प्रतिस्थापी का, मतलब पूर्व लग्न लेना है, ठीक है। फिर ये सूत्र देख लें आप, नामकरण का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होगा, सबसे पहले नाम देना है हमें प्रतिस्थापी का और प्रतिस्थापियों का नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद लिखनी है हमें मुख्य श्रृंखला, इसके बाद आएगी मुख्य श्रृंखला, जो भी रूट चेन है उसकी रूट चेन आ जाएगी और फिर आ जाएगा उसका अनुलग्न। इस प्रकार से हमें नाम देना है, प्रतिस्थापी प्लस मुख्य श्रृंखला प्लस अनुलग्न, बस इतना काम करना होता है हमें। इतना करने के बाद आप अपनी परीक्षा में 2 से 3 नंबर फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं आपके। देखो किस प्रकार से करना है अब कि प्रतिस्थापी, कुछ प्रतिस्थापियों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, तभी हम प्रतिस्थापी का नाम दे पाएंगे। देखिए प्रतिस्थापी अगर इस तरह से CH3 प्रतिस्थापी है, इसका नाम होगा मेथिल। यदि प्रतिस्थापी है C2H5 तो इसका नाम होगा एथिल। अगर प्रतिस्थापी है C3H7 तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल। आइसोप्रोपिल देखो किस प्रकार से होगा, अगर इस तरह से है CH3 CH3 और यहां पर वैलेंसी मुक्त है, एक वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल प्रतिस्थापी। अब अगर क्लोरो है Cl तो इसका नाम क्या होगा, नाम पहले बता दिया था मैंने, क्लोरो। F है तो नाम होगा फ्लोरो, I है तो आयोडो। ये प्रतिस्थापियां हैं। अगर NO2 है तो नाइट्रो,
CN है तो साइनो, OH है तो हाइड्रोक्सी, और OH है तो ये कुछ प्रतिस्थापी है जिनके नाम हमें, जिसमें से मुख्य मुख्य देखिए ये और ये दोनों मुख्य हैं हमारे लिए, जिनके प्रश्न आने की संभावना है हमारे। और इधर से क्लोरो और साइनो हाइड्रोक्सी, इनके 2-3 के नाम। तो आप दो तो ये आज ये 2 याद करेंगे, बाकी कल याद कर लेना। 2 तो ये याद करेंगे, एक ये याद कर लेना, और एक CN और OH याद करना। आज के लिए 5 याद करने, 5 कल याद करेंगे आप। ये प्रतिस्थापी हुए। अब इसका नाम दे लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी हमारा होने वाला है आपकी अगली क्लास का, इसलिए देखिए। प्रतिस्थापी क्या है? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो सबसे पहले इसका नाम लिख रहा हूं मैं, इस यौगिक का मैंने लिख दिया प्रतिस्थापी का नाम मेथिल, प्लस मुख्य श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। प्लस अनुलग्न। अब अनुलग्न कैसे पता चलेगा? अनुलग्न पता चलाने के लिए आपको देखना है कि यहां कार्बन के बिटवीन कैसे बंध लगे हुए हैं। सभी बंध एकल है या कोई डबल बॉन्ड भी है, कोई ट्रिपल बॉन्ड? तो सभी बंध कैसे हैं? एकल। इसका मतलब एल्केन, और एल्केन का अनुलग्न होता है एन। तो सबको जोड़ दो, मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसकी स्थिति भी दिखाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो गया मेथिल ब्यूटेन। आज हमने एक कार्बन यौगिक का नाम लिखा है एल्केन का। तो और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे कि एल्कीन का, लिख लें आप, एल्कीन का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा और एल्काइन का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ये नाम हो गया। तो इन कार्बन का नाम लिखना बहुत आसान है, और हमारे परीक्षा में एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसलिए हमें इनको ढंग से पढ़ना है, और ढंग से पढ़ते हुए अगली क्लासों में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।